हेलो गाइस, तो हम पढ़ते छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने ये सब देख लिया था। प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, आधुनिक काल, ऋग्वैदिक, उत्तरवैदिक काल। अब हम आगे इससे भी देख चुके थे कि जो पाषाण घेर क्या है, ये सब रामायण काल देख चुके हैं, महाभारत काल देख चुके हैं, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस सब के बारे में हमने देख लिया था। अब हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल का जो काल है वो लगभग 6वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है। और इस समय जो छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था इसके बारे में बता देता हूँ। तो महाजनपद काल जो है 6वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इस क्षेत्र को हम लोग कौंसल या चेदी महाजनपद के अंतर्गत जब आता था तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या कहते थे, छत्तीसगढ़ कहा जाते थे। क्योंकि ये जो चेदी महाजनपद आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र था, ये कौंसल वाला क्षेत्र है। तो कुछ क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का, कुछ क्षेत्र जो चेदी महाजनपद है, 16 महाजनपदों में एक जनपद चेदी महाजनपद, उसके अंतर्गत आता था। छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ कह दिया जाता था। कुछ पुरातत्वविद, इतिहासकारों का मानना है कि जो चेदीसगढ़ बना वो छत्तीसगढ़ बन गया धीरे धीरे कन्वर्ट होके, ठीक है। इसमें जो राजधानी थी, अगर हम बात करें चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, शक्तिमती थी। जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है जो एमपी से लगा हुआ, ठीक है, वो वाला क्षेत्र, ठीक, ये वाला यहाँ पे है लगभग, ठीक। तो महाजनपद काल के बारे में आप बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को उस समय क्या कहा जाता था, चेदी महाजनपद कहते थे छत्तीसगढ़, ठीक। तो मौर्य काल के बारे में बात करते हैं। मौर्य काल जो है 322 से 185 ईसा पूर्व आया, ठीक। अब इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। आहत मुद्राएं कहाँ से मिला है, ये सिर्फ हम लोग अभी छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे भारत के बारे में भी नहीं पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी और एसीएफ के लिए आपका ये काम आने वाला है पूरा, ठीक है। तो इससे बाहर नहीं आता है, इसमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो है मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं। तो आहत अगर मुद्राएं की बात करें, आहत सिक्के की बात करें तो तारापुर से मिला है। आहत मुद्राएं तारापुर से मिला है। पंचमार सिक्के कहाँ से मिले हैं, उड़ेला रायपुर से। और सिंपल सिक्के की बात करें तो ये मिला है अकलतरा, ठठारी और जांजगीर चांपा। ठठारी के जांजगीर चांपा और बारगांव से। बारगांव कहाँ पे है, रायगढ़ में है। ठठारी जांजगीर चांपा में है। अकलतरा बिलासपुर में है। इन सारे जगहों से जो है हमें सिक्के मिले हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, पंचमार सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो उड़ेला रायपुर से। और आहत मुद्राएं कहाँ से मिली है, तारापुर से मिली है, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। सम्राट अशोक, मौर्य काल के जो शासक थे वो कौन से थे, सम्राट अशोक थे। तो सम्राट अशोक के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, तो सीता बेंगरा की जो सरगुजा में गुफा है उसके जो द्वार हैं, इस तरह से मान लो गुफा है और इसके जो द्वार हैं वहाँ पे बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो द्वार पे जो बना हुआ है वहाँ पे अभिलेख बना हुआ है, ठीक। उस अभिलेख में जो लिखा हुआ है लेख वो है पाली भाषा, ठीक, और ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा, ठीक। ये जो अभिलेख लिखा है वो ब्राह्मी लिपि, एक प्रकार की लिपि है यानी अक्षर, ठीक है, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा, पाली भाषा इसमें लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही प्राचीन जो गुफा है, ये कहाँ पे बताया मैंने, सरगुजा में है, सरगुजा जिले में है ये गुफा। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफाएं ये वहीं पे हैं, ठीक है। वेन सॉन्ग आया था उसी समय। और ये कौन सा समय था, महाशिवगुप्त बालार्जुन का समय, जब सोमवंश पांडु वंश चल रहा था उस समय ये जो है वेन सॉन्ग आया था। उसने शिवयुगी की रचना की थी और उस समय मौर्य काल के बारे में जानकारी इन्होंने बताई थी, ठीक है। अब इसका पूछ लिया जाता है वेन सॉन्ग किसके काल में आया था, तो वेन सॉन्ग महाशिवगुप्त बालार्जुन जो पांडु वंश है उसके काल में आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। उसने किसकी जानकारी दी थी, मौर्य काल की जानकारी दी थी, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आपको छत्तीसगढ़ में एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा फैक्ट आपको याद रखना है और जब आप वीडियो को बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा वो चीज़, ठीक। सातवाहन काल के बारे में बता देता हूँ। सातवाहन काल 72 से 200
जो ईस्वी है उस तक था, ये BC नहीं है, ठीक है। 72 से 200 ईस्वी तक, सॉरी BC यानी ईसा पूर्व होता है, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। BC है, ईसा पूर्व है। अभी 200, इसलिए देखिए 72 जो है तो ईस्वी है, यहाँ पे हम देख रहे थे 72 ईस्वी है। उसके बाद ये जीरो हो जाएगा, जीरो से 100 फिर 200 हुआ, तो ये BC लिखना गलत हो जाएगा, BC लिखना गलत हो जाएगा, ईसा पूर्व ही लिखेंगे, ठीक। ईस्वी आप डायरेक्ट लिख दो, ईसी, ठीक है। तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, 72 से 200 ईस्वी तक था, ठीक है। सातवाहन और राजधानी प्रतिष्ठान ये पैठन थी। सातवाहन वंश के शासक प्रतिष्ठान पैठन महाराष्ट्र का था, ठीक है। तो सातवाहन वंश के जो शासक थे अपीलक। अब इसमें सातवाहन काल में कौन कौन से शासक हुए, तो एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो शासक हो जाता है वो अपीलक हो जाता है। इसकी मुद्रा जो है बालपुर जांजगीर चांपा और मल्हार बिलासपुर से हमको मिलती है। इसके अलावा चकरबेड़ा बिलासपुर से रोमकालीन सिक्के मिलते हैं। ये इस कालीन नहीं है, चकरबेड़ा बिलासपुर से रोमकालीन सिक्के मिले हैं। जब रोम के जो निवासी थे या रोम के जो लोग थे यहाँ पे आए होंगे, और उसकी जो सिक्का है वो हमको मिला है, ठीक। राजा वर्धन की जानकारी जो कहाँ मिलती है, गुंजी अभिलेख शक्ति जांजगीर चांपा से मिलती है। जांजगीर चांपा में एक जगह है शक्ति, ठीक है, वहाँ से गुंजी अभिलेख, ठीक है, मिलता है। अन्य स्थल की बात करें, सातवाहन वंश के जो कालीन थे वहाँ पे जो हमें काष्ठ स्तंभ मिलता है किरारी में। किरारी भी जांजगीर चांपा है, ठीक। जांजगीर चांपा का नाम कैसे पड़ा था जांजगीर चांपा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, थोड़ी देर में बताना हूँ आंसर, ठीक है। तो जो काष्ठ स्तंभ है किरारी का, इसकी जो जानकारी मिलती है, ठीक है, उसमें पूरा सातवाहन वंश के जो राजा थे उनका वर्णन है। ये काष्ठ कैसा होता है, काष्ठ यानी क्या होता है, काष्ठ यानी होता है लकड़ी, जो लकड़ी होता है ना वही काष्ठ कहते हैं उसको। वो स्तंभ तालाब में था ये, अब उसको निकाल के जो है काष्ठ स्तंभ को रायपुर के महंत गुरु घासीदास जो संग्रहालय है वहाँ पे ले जाके रख दिया गया है, क्योंकि वो संग्रहालय है, उसमें पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, ठीक। लोकायुक्त प्रतिमा यानी मिट्टी के मुहर कहाँ से मिले हैं, लोकायुक्त प्रतिमा और मिट्टी के मुहर कहाँ से मिले हैं, तो बूढ़ी खार मल्हार से मिला है, जिसमें वेदश्री का वर्णन है, ठीक है। ये भी सातवाहन काल के शासक माना जाता है इनको, वेदश्री को। वर्धश्री, वेदश्री और ये अपीलक, 3 राजा हमने देख लिया इसमें। सातवाहन वंश की जो रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं, चकरबेड़ा बिलासपुर, या ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सातवाहन वंश के बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए 5 मंजिला जो संघाराम का जो मंदिर है उसका जो है, या फिर घर कह दें, ठीक है, या मंदिर कह दें, एक ही मतलब है, क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु थे, उनको हम संत मानेंगे, ठीक है। तो वो जो इसमें निवास करते थे, संघाराम का निर्माण सातवाहन वंश ने करवाया था। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा एक, कि जो संघाराम है मंदिर किस लिए और किन के लिए बनवाया गया था, किसने बनवाया था, तो इसका जो आंसर है नागार्जुन और सातवाहन वंश, ठीक। तो रोमकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये चकरबेड़ा बिलासपुर से मिला है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला वाला पॉइंट, कि जो इसकी जो राजधानी थी सातवाहन काल की और कौन था, और इसमें जो सिक्के हैं ये दोनों पॉइंट, इसमें जो राजा पिलक की मुद्रा मिली बालगीर जांजगीर चांपा मल्हार से मिला है, और रोमकालीन सिक्के कहाँ से मिला, चकरबेड़ा बिलासपुर। ये 3 पॉइंट ऊपर से और ये 2 पॉइंट नीचे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये किरारी का काष्ठ स्तंभ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल मिला के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें गुंजे अभिलेख कहाँ से मिला है, तो ये भी जांजगीर चांपा में, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही लेके आया हूँ एकदम डिटेल में ना जाकर, मैं बहुत ही फैक्चुअल डेटा यहाँ पे लिया हूँ जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं CGPSC और SF में, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, इससे बाहर का नहीं आएगा, और आएगा भी तो इसी से रिलेटेड आएगा CGPSC में, ठीक है। CGPSC और अभी होने वाला 200 ACF का एग्ज़ाम, ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम डेट आ सकता है अभी, तो उसकी तैयारी करते रहिए। कुषाण वंश, उसके बारे में बात करता हूँ। अगला जो वंश मेरे पास वो है कुषाण वंश, ठीक है। तो कुषाण वंश की जो अवधि थी प्रथम ईस्वी था, ठीक है। और जैसे प्रथम ईस्वी मतलब जो
अगर हम बात करें क्राइस्ट का जन्म हुआ तो अंग्रेजों द्वारा सेट किया हुआ है। क्राइस्ट का जन्म जो हुआ उसको 0 शताब्दी माना जाता है। इसके जो बाद होगा उसको ईस्वी कहते हैं, और इसके जो पहले होगा उसके जन्म के पहले उसको हम लोग ईसा पूर्व कहते थे। ईसा उसी का नाम है जो मतलब जो अंग्रेज़ थे ना, और जो ईसाई धर्म को मानते हैं उनका जो थे मतलब धर्म गुरु कहते हैं, तो वो ईसा पूर्व हैं, ईसा हैं। ठीक है, और वो बहुत ही अच्छे थे, अच्छा है। तो इसीलिए उनके नाम पर ये सब हम दिवस रखते हैं। ठीक है, इसमें जो है धार्मिक रूप से ना लें इसको, ठीक है। मैं फैक्चुअल डेटा के रूप में बता रहा हूँ आपको, ठीक। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। मैं किसी धर्म विशेष पर कर आरोप नहीं करना चाहता, ठीक। कुषाण वंश शासन की अवधि प्रथम ईस्वी, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य कुषाण कालीन तांबे के जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं? कुषाण कालीन जो तांबे के सिक्के हैं वो बिलासपुर से मिले हैं, ठीक है। तो कुषाण कालीन सिक्के कौन से थे? तो तांबे के सिक्के थे इसमें, और ये कहाँ से मिले हैं? बिलासपुर से मिले हैं, ठीक है। जो रायगढ़ में खरसिया तेलीकोट वाला जगह है वहाँ से भी आपके पुरातत्वविद डीके शाह ने कनिष्क के सिक्के खोजे थे, ठीक है। और स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिला है? तेलीकोट रायगढ़ से मिला है। तो ये वाला फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और आपका ये वाला तांबे के सिक्के इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कुषाण वंश में। और तेलीकोट में क्या मिला है? तेलीकोट रायगढ़ में सोने के सिक्के। तो कुषाण वंश में आप याद रखिए कि तांबे के सिक्के और सोने के सिक्के दोनों मिले हैं, ठीक है, रायगढ़ वाले क्षेत्र में। और ये जो तांबे के हैं बिलासपुर वाले क्षेत्र में। मेघवंश के बारे में भी थोड़ा सा पूछा जाता है, तो ये दोनों वंश के बारे में उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। किसी भी आप बुक को उठाएंगे तो बस 1-2 लाइन ही आपको लिखा मिलेगा। कोई भी छत्तीसगढ़ का आप बुक उठा लो, चाहे हरिराम पटेल का उठा लो, टूटेजा का उठा लो, तो सब लोग ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि ये लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं मेघवंश। तो मेघवंश जो है सातवाहन वंश के बाद और गुप्त वंश के पहले मेघवंश का जो शासन था, ठीक है, जिसके राजा थे शिवमेघ यवमेघ, ठीक। तो इतना हमने अभी देख लिया, ठीक। मैंने क्या क्या अभी पढ़ा है उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो अभी हमने देखा महाजनपद काल, उसके बाद मौर्य काल, सातवाहन काल और कुषाण और मेघवंश। अभी आपसे मैं सीक्वेंस पूछ दूंगा कि पहले कौन सा वंश आया, क्या है, तो आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट होगा, घबराहट होगा, कैसे हम याद रखें ऐसे करके। तो इसके लिए फिक्र ना करें, मेरे पास है ट्रिक। इसका ट्रिक है मौसा, ठीक, कुमे, ठीक है। इस तरह से मेरे पास ट्रिक है मौसा कुमे। ये ट्रिक हो गया अभी जो हमने देखा सारे वंश के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा था मौर्य वंश, फिर हमने देखा था सातवाहन, फिर अभी देखा कुषाण वंश, और अभी देख रहे हैं हम लोग मेघवंश। तो ये चारों वंश आपको ईजिली से याद हो जाएंगे, मौसा कुमे। इस तरह से आप ट्रिक बनाइए और याद कर लीजिए, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं वागु, यानी कि वाकाटक वंश और गुप्त वंश। तो ये पूरा ट्रिक हो जाता है मौसा कुमे वागु, जो कि क्या बताता है? पूरा बताता है आपके प्राचीन काल के इतिहास, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन काल का इतिहास है। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास को हमने मुख्यतः 3 पार्ट में ऐसे बांट के पढ़ते हैं, जो प्राचीन काल है, ठीक है, मध्यकाल है और आधुनिक है, ऐसे करके। तो जो प्राचीन काल है वो वाला हमारा इसमें कवर हो जाता है। ये एक मौसा यानी कि मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघवंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश में। इसके अलावा मध्यकालीन में हम लोग बात करेंगे तो कलचुरी वगैरह जितने भी वंश आएंगे आगे वो सब रहेंगे। आधुनिक में हमने देखा कि जो आधुनिक काल में जो जो हुए, जैसे हम वीर नारायण सिंह वगैरह के बारे में जितने भी पढ़ते हैं स्वतंत्रता आंदोलन, वो आधुनिक में आ जाता है। तो ये जो है प्राचीन कालीन इतिहास इसी में आपका समेट जाता है मौसा कुमे वागु में, ठीक है। तो एक बार और मैं बता देता हूँ। मौ से हो जाएगा मौर्य वंश, सा से सातवाहन वंश, कु से कुषाण वंश, मे से मेघ वंश, वा से वाकाटक वंश, गु से गुप्त वंश। अभी हमने देखने वाले हैं इसको, ठीक। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं वाकाटक वंश के बारे में, ठीक। वाकाटक वंश, इसकी जो राजधानी थी नंदीवर्धन थी, जो नागपुर वाला क्षेत्र है, नागपुर अभी महाराष्ट्र की जो न्यायधानी कहा जाए तो
ठीक है, बहुत ही बड़ा शहर है। तो नंदीवर्धन नागपुर में है, ठीक है। पहले इसका नाम ही था नंदीवर्धन, नागपुर का नाम। इस वंश के शासक जिन्होंने दक्षिण कोसल पर अधिकार प्राप्त किया था वो प्रवर सिंह प्रथम थे, ठीक है। बालाघाट में ताम्रलेख इसका मिला है, ठीक है। तो इस काल के जो शासक थे जिसका मैकल और मालवा क्षेत्र पर साक्ष्य होने का साक्ष्य मिला है वो थे बालाघाट के ताम्रलेख, ठीक है। बालाघाट के ताम्रलेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें वाकाटक वंश के जो शासक थे वो मैकल श्रेणी में आए थे, मालवा क्षेत्र में आए थे, उसकी जानकारी मिलती है। इस वंश के जो शासक महेंद्र सेन और पृथ्वी सेन, संघर्ष होता है नल वंश से, ठीक। इस वंश का अंत किसने किया, त्रिपुर के जबलपुर के कलचुरी वंश और गुप्तों ने, ठीक है। वाकाटक शासक जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, ठीक है। अभी हम इनको जो है लाइन बार से देख लेते हैं कि राजा कौन कौन से, तब आपको ये समझ में आएगा। इतना सारा फैक्ट मैं बता दिया लेकिन आपको याद नहीं हुआ होगा, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एक वे में ले जाऊँ, इसको याद करने का तरीका मैं बताऊँ, आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं इन सब के बारे में ट्रिक ले गया हूँ, चलो ठीक है। जो वाकाटक वंश है उनके जो शासक थे वो कौन कौन से थे, तो मरुप्रण पृथ्वीहरि, ये ट्रिक मुझे याद है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ट्रिक बनाया था। अपने मन से आप पहला अक्षर ले लीजिए और उससे कुछ कुछ जोड़ जुड़ा के बना लीजिए, तो इस तरह से आपका ट्रिक बन जाता है। तो म से हो जाएगा महेंद्र सेन, रू से हो जाएगा रुद्रसेन, प्र से हो जाएगा प्रवर सेन, न से हो जाएगा नरेंद्र सेन, पृथ्वी से हो जाएगा पृथ्वी सेन और हरि से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हरिसेन, इस तरह से। तो हरि से हो जाएगा हरिसेन। तो ये सिंपलेस्ट तरीका होता है याद करने का किसी चीज़ को। अब इसके बारे में फैक्ट आसान हो जाता है याद करना, ठीक है। अब इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ यहीं से। जैसे अगर आपको महेंद्र सेन पता है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा फैक्ट पता होना चाहिए। जैसे वाकाटक वंश के थे महेंद्र सेन, तो इसको किसने हराया था, तो समुद्रगुप्त ने हराया था। जो समुद्रगुप्त आने वाला है गुप्त वंश का शासक, उसने महेंद्र सेन को अपने जो दक्षिण विजय अभियान इसी के दौरान इसको हरा दिया था, ठीक। और समुद्रगुप्त ने बाद में हम पढ़ेंगे कि जो किसको और हराया था, व्याघ्रराज को, इस तरह से। लेकिन अभी हम वाकाटक वंश के शासक थे उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वाकाटक वंश के जो शासक है महेंद्र सेन, उसको किसने हराया था, तो समुद्रगुप्त ने हराया था। तो ये फैक्ट आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं रुद्रसेन। तो रुद्रसेन का विवाह जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का शासक है, ये समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त आता था अगर गुप्त वंश की बात करें तो। अभी हम पढ़ रहे हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के जो राजा हैं रुद्रसेन, इनका विवाह चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे उसकी बेटी से हुआ था। अब उनकी बेटी का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है। इनकी बेटी का नाम क्या था आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इनकी बेटी का नाम, तो इनकी बेटी का नाम प्रभावती था, ठीक है, प्रभावती। इनकी बेटी का नाम प्रभावती था, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्रभावती। तो नाम भी आपको पता होना चाहिए, प्रभावती था। प्रवर सेन की बात करें तो प्रवर सेन जो 3rd नंबर के राजा हुए वाकाटक वंश के, प्रवर सेन थे, उन्होंने क्या किया था, तो प्रवर सेन ने क्या किया था, प्रवर सेन के समय में अभी जो कालिदास जी जिन्होंने सरगुजा क्षेत्र में आकर अपनी मेघदूत की रचना की थी। किसकी रचना की थी, मेघदूत की। और इन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था। इसका जो मेघदूत का जो छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने बाद में किया था। नरेंद्र सेन आए। नरेंद्र सेन को किसने हरा दिया था, तो नरेंद्र सेन को हमारे एक प्रतापी शासक जो गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने हरा दिया था नरेंद्र सेन को किसने हराया था, तो ये पूछ दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए नरेंद्र सेन को भवदत्त वर्मन ने पराजित किया था। किसने किया था पराजित, भवदत्त वर्मन ने इसको पराजित कर दिया था।
और फिर इसकी जो राजधानी थी नंदीवर्धन उसको तहस नहस कर दिया था। ठीक है। तो नरेंद्र सेन का जो बेटा होता है पृथ्वी सेन, वो उससे बदला लेना चाहता है। और इधर भौदत्त वर्मन का बेटा जो है पृथ्वी की बात क्या रहता है, हमारा पृथ्वी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, इसको जो है पृथ्वी सेन ने पराजित किया और इसकी जो राजधानी थी पुष्करी, पुष्करी, इसको जो है तहस नहस कर दिया था, पूरा ख़त्म। उसके बाद जो अगला शासक होता है हरिसेन आता है। हरिसेन उतना कुछ खास नहीं कर पाता है। तो इसके बाद हरिसेन के समय में वत्स गुलाम वंश आकर शासन करता है। ठीक है, वंश गुलाम वंश आकर शासन कर लिया वाकाटक वंश में, और फिर उनसे जो है गुप्तों ने फिर जो है राज का छीन लिया और गुप्त वंश की स्थापना कर देते हैं। ये जो पूरे गुप्त थे, समुद्रगुप्त के जो वंशज, ठीक है, समुद्रगुप्त, गुप्त, इनके जो मतलब आने वाली पीढ़ी, उन्होंने फिर शासन किया। ठीक, तो इतना हम वाकाटक वंश के बारे में देख लिए, आपको फैक्ट याद हो गया होगा। वाकाटक वंश के बारे में हम लोग गुप्त वंश के बारे में देखेंगे। ठीक, गुप्त वंश के बारे में हम डिटेल में कल बात करेंगे, आज हम सिर्फ इतना देखते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 3 था, ये पार्ट 4 है, सॉरी ये पार्ट 4 है। उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में मैं पूरे डिटेल में बता देता हूँ आपको। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में हम कल बात करते हैं। अभी इतना आपको याद होना चाहिए, दिमाग पूरा फिट होना चाहिए वाकाटक वंश तक। ठीक है, तो हमने अभी आज क्या क्या देखा, महाजनपद काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण वंश, मेघ वंश और वाकाटक वंश। मौसा कुमे, इसका मैंने ट्रिक बता दिया है, मौसा कुमे करके, ये देखिए मौसा कुमे, वागू, तो गूज मैं छोड़ दिया। तो मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश, तो इतना तक हमने देखा है। गुप्त वंश के बारे में डिस्कस कल कर दूंगा आपसे बढ़िया से, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ये सब चीज़। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में हमने देखा था, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, इन सब के बारे में डिस्कशन भी किए थे। इसके अलावा हम रामायण काल, महाभारत काल, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जी थे। ठीक है, भिक्षुक नागार्जुन सिरपुर आए थे उस समय कि ऐसे लोग, ठीक है, ये सब देखे थे। जैन धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये सब के बारे में। महाजनपद, चेदी महाजनपद के छत्तीसगढ़ कहते थे। ठीक है, मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण वंश, वाकाटक वंश, इस सब के बारे में हमने देख लिया। अब हम आगे गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में पूरा हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। हम लोग देखते हैं अगले में गुप्त वंश के बारे में।